नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्स, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ भृगु बिंदु। ये भृगु ऋषि ने एक कैलकुलेशन के थ्रू जो है एक पॉइंट निकाला था। ठीक है, बिंदु मतलब पॉइंट, जो कि बताता है कि आपके इस जन्म का पर्पस तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपका जो कर्मा है वो आपको किस डायरेक्शन में ले जा रहा है, या फिर आपको किस चीज़ से रिलेटेड जो है एक्टिविटीज़ आपके लाइफ में हमेशा रहेगा एज ए प्रायोरिटी, या फिर उससे रिलेटेड जो है जो इस जन्म में आप लिए हैं वो कर्मा आपको भोगना है। तो कभी कभी ये आपका करियर भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है, और कभी कभी ये आपके लाइफ में इस तरह से घुल जाए कि वो चीज़ आपको दिखे भी अपने डे टू डे लाइफ में उसका। तो भृगु बिंदु जो है वो होता क्या है, तो जिसको डेस्टिनी पॉइंट्स भी कुछ लोग कहते हैं। तो भृगु बिंदु का जो कैलकुलेशन है वो मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा। ये बेसिकली मून और राहु का जो डिग्री रहता है, जिस जॉडियक साइन में रहते हैं उसका जो डिग्री रहता है, तो उस दोनों का मीड पॉइंट होता है। तो अगर राहु से मून की तरफ आते हैं तो जो डिग्री दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डिग्री में, तो वो उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो जो पॉइंट आता है वो वहाँ पे आता है। तो सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, या फिर मैं कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो मून और राहु ही क्यों चूज किया गया। तो मून जो होता है, जहाँ पे भी आप पैदा लेते हैं, ये आपके प्रारब्ध कर्मा को बताता है। जिस भी जॉडियक साइन में मून है आपका, वो बताता है कि आप इस जन्म ये बेसिकली क्यों लिए हैं, मतलब आपका जो संचित कर्मा है, जो प्रारब्ध है, उसके अनुसार जो जॉडियक साइन में मून है चंद्रमा, वो आपको बताता है। इसीलिए मून का सिचुएशन देख करके बहुत जो मून चार्ट होता है वहाँ पे आपका प्रेडिक्शन किया जाता है, और बहुत प्रेडिक्शन सही भी होते हैं उससे। कभी कभी लग्ना चार्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मून चार्ट हो जाता है, तो आपका जो प्रारब्ध कर्मा, जो संचित कर्मा है, वो आपको लीड कर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा जहां पर भी है वो रीजन है आपके इस जन्म में बर्थ लेने का। ठीक है, तो इसलिए आप चंद्र राशि, अपने नक्षत्र को देख करके आप समझ जाएंगे कि आप में क्या क्या क्वालिटी है, इनसाइड आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। तो अगर आपको एक चीज कुछ समझना है, अपने बारे में जानना है, तो आप अपने बर्थ नक्षत्र को देखिए और उसके बारे में जितना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं लीजिए, वो आपके बारे में बहुत ही डिटेल में बता रहा है। अब राहु जो है उसको आप समझिए वो एक एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसके कारण जो इस जन्म में जब आप पैदा लिए हैं तो वो आपको बताता है कि इस बर्थ में आप क्या क्या करेंगे, या फिर आप कहें तो आपके पास्ट लाइफ कर्मा के अनुसार इस जन्म में आपको क्या क्या चीज करना है, या आप और क्या क्या नया कर्मा ऐड करेंगे, वो राहु बताता है। तो राहु इज अ फुल ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी लेता कहाँ से है, तो जिस जॉडियक साइन में वहां से लेता है। जो प्लानेट उसको देख रहे हैं, जिस प्लानेट के साथ कंजंक्ट है, वो उसकी एनर्जी लेता है, उसके एनर्जी को लेके यूज करता है। लेकिन राहु जो है फुल ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा है। इसीलिए अगर वो बेनिफिक के साथ रहता है तो आपकी जो ऊर्जा है, वो बेनिफिक एनर्जी जो है वो बेनिफिक साइड जाती है, आपका व्यवहार में वो दिखता है। लेकिन अगर यही मेलेफिक के साथ है तो वो आपके मेलेफिक साइड आपके व्यवहार में ज्यादा दिखता है। तो राहु इसलिए कहलाता है कि एम्बिशन पे बताता है आपका कि आप क्या करना चाहते हैं। राहु जहाँ पे प्लेस्ड है वहां से पर्टिकुलर, वहां से जो 11th हाउस है वो आपका बताता है कि आप किस चीज को लेके बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। तो राहु बेसिकली आपके इस लाइफ में आप जो पैदा लिए उस बारे में बताता है। आप तो राहु को आप स्टडी करके आप देख लीजिए कि आपके जो प्लैनेट्स राहु के साथ एसोसिएटेड है इतने बेनिफिक है। जब मैं बेनिफिक कहता हूँ तो जुपिटर इज गुड, जो कि राहु को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है वेनस जो है वो भी राहु के साथ अच्छा जाता है। मरकरी को राहु डैमेज करने की कोशिश करता है, बट आज के डेट में प्रैक्टिकल लाइफ में जो है राहु मरकरी के साथ आउट ऑफ बॉक्स थिंकर भी बनाता है। राहु सैटर्न के साथ जाने के बाद जो है सैटर्न से रिलेटेड, जो अगर सैटर्न स्ट्रॉन्ग है या राहु जेमिनाई या टॉरस में है, तो ये सैटर्न की क्वालिटी को भी इनहांस करता है। या फिर सैटर्न इटसेल्फ लाइक अपने ही राशि में है या एक्सॉल्टेड है, तो राहु जाके उसको इनहांस करने की कोशिश करता है। तो राहु जो है एनर्जी को जिस भी प्लैनेट के साथ रहता है उसके एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देता है, 2 या 4 टाइम्स आप कह सकते हैं।
तो और अगर यही पॉजिटिव के साथ है, लेकिन सन और मून को राहु देखना नहीं चाहता है, क्योंकि उसी के जो ग्रहण कहते हैं वो चीज़, तो उस पर निगेटिव इफेक्ट देने की कोशिश करता है। बट जब अभी मेटलिस्टिक प्लानिट है वहाँ राहु अच्छा करता है, और राहु को जो कंट्रोल कर सकता है वो केवल जुपिटर ही कंट्रोल कर सकता है। तो चंद्रमा को देख के आप समझ गए कि आपने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए थे और इस जन्म में आप क्या क्या भोगना है आपको उस कर्म के अनुसार। राहु आपको बता रहा है इस जन्म में आप क्या क्या ऐड करेंगे अपने कर्म को। तो इस दोनों के डिग्री को जब आप कैलकुलेट करते हैं और मिड पॉइंट निकालते हैं, तो जो पॉइंट आता है, जो डॉट आता है, जो एग्जैक्ट डिग्री आता है, वो उसको हम लोग भृगु बिंदु कहते हैं। उस भृगु बिंदु को स्टडी करके आपको एक आइडिया लगता है कि इस जन्म में जो आपका कर्मा है और कुछ जो पिछले जन्म का कर्मा है, ये सब मिला करके आप किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। अब इसका जो रिजल्ट है कब फ्रुक्टिफाई होता है, जब इसके ऊपर प्लैनेट जैसे जुपिटर, सैटर्न, राहु या केतु ट्रांजिट करता है, तो जाकर के इसका रिजल्ट दिखता है। तो जब जब उस भृगु बिंदु के ऊपर जुपिटर, राहु, सैटर्न, केतु कोई भी एक प्लैनेट जब ट्रांजिट करेगा, तो वो आपको रिजल्ट आपके लाइफ में ट्रिमेंडस चेंजेस या कुछ शिफ्टिंग जिसको कहते हैं वो बताता है, क्योंकि कर्मा आपको पुश कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बोला ये संचित कर्म और इस जन्म के कर्म के बीच का है। तो पर्टिकुलरली जुपिटर जो है वो अच्छा ही देने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बेनिफिक है। और सैटर्न भी है, एक्शन को बताता है डिपेंडिंग ऑन आपका कर्म। सैटर्न जब ट्रांजिट उस पॉइंट पे करता है तो उस चीज को एक्टिवेट करता है, तो आप उससे रिलेटेड काम करते हैं, तो वो भी आप पॉजिटिव मान सकते हैं। राहु या केतु के बारे में बोलना डिफिकल्ट है कि वो अच्छा देगा या खराब देगा, वो कुंडली के चार्ट को देख करके ही बताया जा सकता है। तो वो दोनों दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है, निगेटिव भी रिजल्ट दे सकता है, लेकिन रिजल्ट डेफिनेटली कुछ ना कुछ देगा। छोटे छोटे जो प्लैनेट हैं, मतलब छोटे प्लैनेट नहीं, मतलब जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, वेनस, मरकरी, ये सब, मंगल, तो ये सब भी रिजल्ट देते हैं। लेकिन चूंकि ये फास्ट मूविंग है तो कभी कभी उतना सिग्निफिकेंस नहीं दिखता, लेकिन फिर भी ये देने की कोशिश करते ही है। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या भृगु बिंदु को देख के हम लोग अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं? काइंड ऑफ यस, काइंड ऑफ नो। काइंड ऑफ यस मतलब प्रोफेशन तो नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन ये आपको ये तो जरूर बता देता है कि आपको क्या करना चाहिए, या इस जन्म में आप किस तरह का काम या किस तरह का वर्क, कर्मा मतलब कार्य जो है, नॉट कि प्रोफेशन जब हम लोग बोलते हैं तो इट्स साउंड लाइक कि जैसे हम लोग को पैसे मिल रहे हैं, जैसे रोजी रोटी चल रहा है, नॉट लाइक दैट, लेकिन उससे रिलेटेड जो है ये होगा। दूसरा, क्या हम लोग क्या और जान सकते हैं इस भृगु बिंदु से? भृगु बिंदु जिस भी हाउस में पड़ रहा है, जिस जॉडियक साइन में पड़ रहा है या जिस हाउस में पड़ रहा है, जिस नक्षत्र में पड़ रहा है, या उससे नज़दीक जो भी प्लैनेट हैं अगर कोई, तो ये सब आपके भृगु बिंदु को अफेक्ट करते हैं, तो वो भी आपके वर्किंग इन्वायरमेंट में इंक्लूड होंगे। भृगु बिंदु अगर आपके केंद्र हाउस में है, मतलब पहला, चौथा, सातवां या 10वां है, तो ये आपको अर्ली सक्सेस और गुड लाइफ स्टाइल कह सकते हैं देगा। यही अगर त्रिकोण में है, पहला, पांचवा, 9वां, तो भी ये जो है अच्छा पॉइंट है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन, लर्निंग, नॉलेज, विजडम और मतलब लाइफ का जो ट्रेनिंग होता है, विजडम, ये देने की कोशिश करेगा। भृगु बिंदु अगर आपके 6, 8, 12 में से किसी में पड़ता है, तो ये आपके लाइफ में स्ट्रगल लाएगा और लेट सक्सेस दिलाने की कोशिश करेगा। तो सफरिंग या फिर हर चीज़ को अचीव करने के लिए जो ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ये उस चीज़ को बताता है। तो आइए क्विकली देखते हैं भृगु बिंदु के हर हाउस में पड़ने का असर। तो मतलब इसमें कोई खास डिटेल नहीं है, आप हर एक हाउस का जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो आपके कर्मा में इंक्लूड हो जाएगा। जैसे अगर फर्स्ट हाउस में भृगु बिंदु आता है, तो आपका सेल्फ एफर्ट, आपका सेल्फ का इन्वॉल्वमेंट आपके वर्किंग स्टाइल में होगा या फिर आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। सेकेंड है तो पैसा से रिलेटेड काम, फाइनेंस, बैंकिंग, फूड, फैमिली, ये सारे चीज़ जो है आपके जो वैल्यूज़ हैं, ये सब चीज़ जो है इन्वॉल्व होते हैं आपके वर्क एरिया में, कर्मा में, या फिर आप इस चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं। जब थर्ड हाउस में होता है, तो थर्ड हाउस इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, मीडिया, और ट्रेडिंग जिसको कहते हैं एक दूसरे से बात करना, प्रिंटिंग मीडिया या फिर रिटन मीडिया, राइटिंग, ये सारा चीज़ आता है, इंक्लूडिंग बिजनेस भी इसमें आता है। अगर फोर्थ हाउस में है तो मदर, लैंड, एजुकेशन, ये सब चीज़ आपके उसमें आएगा, होमलैंड। ये भृगु बिंदु फिफ्थ हाउस में है, तो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जैसे चिल्ड्रन हो गए, आपका
क्रिएटिविटी हो गया, नॉलेज, लर्निंग, एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी भी आता है क्योंकि इसमें भी प्योर नॉलेज का ज़रूरत होता है, सोल का ज़रूरत होता है, आर्टिस्टिक चीज़ भी आता है और गवर्नमेंट से डीलिंग भी आता है इसमें। तो ये सारे चीज़ आपके वर्क एरिया में, कार्य क्षेत्र में जो है इन्वॉल्व होंगे, या फिर अगर आप काम करते हैं तो इसमें से कोई ना कोई चीज़ आपके उसमें रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर भृगु बिंदु 6th हाउस में आपका पड़ रहा है तो आपको हार्ड वर्क, डेली रूटीन आपको डिसिप्लिन से करना चाहिए, सर्विस, डे टू डे जॉब जो है ये चीज़, और जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और 6th हाउस के जो हैं डेप्ट, डिजीज, लीगल इश्यूज, ये सारे चीज़ जो है उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। मतलब आपका एफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हार्ड वर्किंग एफर्ट। अगर 7th हाउस में है आपका भृगु बिंदु तो बिजनेस पार्टनर्स, मैरिज, स्पाउस और बिजनेस मासेस जिसको कहते हैं, पब्लिक से रिलेशन, ये सारा चीज़ इन्वॉल्व होगा। 8th हाउस है तो 8th हाउस के जो एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे इंश्योरेंस, अनअर्न मनी जो होते हैं, थर्ड पार्टी लैंडिंग, कर्ज देना, अकल्ट साइंस, रिसर्च, ये सारा चीज़ जो है 8th हाउस से रिलेटेड है, तो ये सब चीज़ आपके उसमें रहेंगे वर्क एक्टिविटीज़ में। जब हम 9th हाउस के देखते हैं तो उसमें स्पिरिचुअल लर्निंग, हायर एजुकेशन, आपका फॉरेन ट्रैवल, विदेश, और नॉलेज, विजडम, गुरु से ज्ञान, ये सारे चीज़ जो है उसमें इन्वॉल्व। 10th हाउस जो है अगर आपका भृगु बिंदु आ रहा है तो ये आपका कर्मा, अथॉरिटी, पावर, गवर्नमेंट, फादर, ये सारा चीज़, रिपुटेशन, ये सब चीज़ आपको, एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ जो है, अथॉरिटी, पावर। अगर 11th हाउस में है तो आपका कर्मा जो है, सर्कल्स, नेटवर्किंग, एक्सपेक्टेशंस, जो विशेस जो है आपके डिज़ायर, जो नेटवर्किंग है आपका, सोशल नेटवर्किंग, वो सब चीज़ इसमें आता है। वो बिंदु 12वें में है तो ये मोक्षा हाउस होता है, फॉरेन का हाउस होता है, तो वर्क रिलेटेड टू फॉरेन, या फिर एनजीओज वाले जो काम होते हैं, या ऐसा चीज़ जो इमेजिनरी चीज़ होता है, अननोन वर्ल्ड, ये टाइप का कोई भी काम जो है जो कि 12वें हाउस से रिलेटेड है, ये आपके उसमें देखिए। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ये अनिल कुंबले जी का चार्ट है, जो एक क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, और हम लोगों को याद है कि उन्होंने एक इनिंग में 10 विकेट लिया था। तो ये उनका डेट ऑफ बर्थ है, मैंने इंटरनेट से लिया है इनका डेट ऑफ बर्थ, और इनके अनुसार जो भृगु बिंदु है इनका, जैसा राहु और मून के बीच का पोजीशन होता है, तो सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे भृगु बिंदु जो पाइसेस में आता है, 19 डिग्री 30 मिनट से पाइसेस में जो है इनका भृगु बिंदु है। और मैं ट्रांजिट चार्ट पे जाता हूँ, और मैं जब 7 फरवरी 1999 का चार्ट लेता हूँ तो उस समय मैं देखता हूँ कि जुपिटर जो है वो पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा है। तो इनका जो भृगु बिंदु है वो पाइसेस में है, और ये जो है जुपिटर उस समय पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा था। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये कमला हैरिस जी का चार्ट है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट यूएस की हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ तो पता है 20 अक्टूबर 1964, लेकिन इनका टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता। तो बट वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि राहु और मून के बीच का पोजीशन ही लेना है और उसके डिग्री का। तो इनका जो भृगु बिंदु आ रहा है वो स्कॉर्पियो में आ रहा है। और अगर हम लोग ट्रांजिट चार्ट देखते हैं 2021 20 जनवरी का, जब उन्होंने शपथ लिया था, तो तभी केतु जो है वो ट्रांजिट कर रहा था उनके भृगु बिंदु के ऊपर। इसके अलावा भी एग्जाम्पल है, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो उनका जो भृगु बिंदु है वो एसेंडेंट में था, तो उस समय राहु वहां से ट्रांजिट कर रहा था। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं। जब जुपिटर, केतु, राहु या शनि ट्रांजिट करता है भृगु बिंदु पे, तो लोगों के लाइफ में ट्रिमेंडस चेंजेस आते हैं। आइए देखते हैं कि भृगु बिंदु कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो भृगु बिंदु कैलकुलेशन के लिए जो मेथड है वो है कि आपको राहु का डिग्री, जहां पर भी राहु है वो डिग्री, और जहां पे भी मून है वो डिग्री आपको लेना रहता है, और दोनों के बीच का डिफरेंस को मेजर किया जाता है, और जो भी डिफरेंस आते हैं डिग्री में उसको डिवाइडेड बाय 2 करना रहता है, और उस
जो वैल्यू आता है उसको राहु की डिग्री में ऐड कर देना रहता है, तो आपको आपका भृगु बिंदु मिल जाता है। तो इस केस में देखिए, तो राहु की जो डिग्री है, अगर हम लोग चार्ट पे देखें तो राहु की डिग्री जो है 19 डिग्री कुछ मिनट्स है, 38 मिनट्स है। ठीक है, तो हम लोग ऑन एन एवरेज 19 डिग्री लेते हैं समझने के लिए, और मून की डिग्री 1 डिग्री 8 मिनट है, तो 1 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग राहु की डिग्री लेते हैं, राहु की डिग्री को अगर हम लोग 19 डिग्री ले लेते हैं और मून की डिग्री को 1 डिग्री ले लेते हैं, तो राहु जो है वो जेमिनाई में 19 डिग्री है। तो एक्चुअल जो उसका डिग्री है, तो आपको पता है हर एक जॉडियक साइन जो है 30 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो मतलब 60 प्लस 19, तो 30 डिग्री एरीज का, 30 डिग्री टॉरस का, प्लस जेमिनाई में चूंकि ये 19 डिग्री पे है, तो 19 अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये राहु की जो डिग्री एक्चुअल डिग्री है वो 79 डिग्री होती है। वैसे ही मून जो है वो सेजिटेरियस में है। ठीक है, तो एक जॉडियक साइन जो है 30 डिग्री का होता है, तो स्कॉर्पियो तक 8 इंटू 30 कर देते हैं। ठीक है, 8 मैंने इसलिए लिया क्योंकि स्कॉर्पियो प्लस 1 डिग्री, सेजिटेरियस में ये 1 डिग्री पे है। ठीक है, तो ये 240 प्लस 1, तो 241 डिग्री हो गया। ओके, तो अब दोनों का अगर डिफरेंस देखते हैं तो 241 और 79 को अगर आप माइनस कर देते हैं, ओके, तो 142 डिग्री होता है। ठीक है, अब 142 डिग्री को आपको डिवाइड करना है 2 से, तो 142 डिवाइडेड बाई 2 अगर करते हैं 71 डिग्री। ठीक है, तो राहु से आपको 71 डिग्री ऐड करना है। ओके, तो जब आप राहु से 71 डिग्री ऐड करते हैं तो आपका समवेयर ये वर्गों में जाकर के जो है ये आपको मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहां से 30 डिग्री के ये हो गए, 30 डिग्री के ये 60 डिग्री हो गए, 10 डिग्री के आसपास ये हो जाएगा। ठीक है, तो वर्गों में कहीं ना कहीं जाकर के आपका भृगु बिंदु जो है आपको मिलेगा। तो वही भृगु बिंदु जो है यहाँ पर वर्गों में दिखाया गया 10 डिग्री के आसपास। तो ये था मेरा एनालिसिस भृगु बिंदु को लेकर के। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अवेलेबल हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।